नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो वक्त हो चला है रिपोर्टर्स लाइव का, जहां हम बात करेंगे किसानों के दिल्ली चलो अभियान के चलते सुरक्षा व्यवस्था की, बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और भी बहुत सी खास खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स लाइव की, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी जो है वो हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। क्या है वो फैसला, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आदित्य सिंह। आज 15 फरवरी यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने चुनावी बॉन्ड को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि सीजीआई ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 5 जजों की पीठ ने चुनावी बॉन्ड को लेकर जो फैसला सुनाया गया है उसमें साफ तौर पर यह बात कही गई है कि चुनावी बॉन्ड जो है वो असंवैधानिक है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड के माध्यम से पता नहीं चल पाता है और ये जो है जानकारी के जो अधिकार हैं उनके विरुद्ध ये काम करती है। आपको बताएं कि चुनावी बॉन्ड दरअसल एक तरह का बॉन्ड होता है जो कोई भी व्यक्ति जो है भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा से खरीद सकता है और इसे 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। और इसमें जो राजनीतिक पार्टियों को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से दान किया जाता है तो उसमें जो दान करता है उसकी जानकारी कहीं किसी दस्तावेज में दर्ज नहीं होती है, तो इससे पता नहीं चल पाता है कि किस पार्टी को कहां से किसके द्वारा कितने का दान मिल रहा है। इसीलिए इसे असंवैधानिक भी बताया गया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है स्टेट बैंक को कि 6 मार्च तक आप जितने भी 2019 से लेकर अब तक के जो चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति थे उनकी जानकारी साझा करें और इसे बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर पब्लिश भी किया जाएगा। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इसमें अब आगे पता चलने वाला है कि किस पार्टी को 2019 से लेकर अब तक चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कितने रुपए दान में मिले थे। तो सभी अपडेट्स के लिए देखते रहे इंडिया वॉइस में आदित्य सिंह, कैमरा पर्सन सौरभ के साथ। किसानों की दिल्ली कूच को लेकर बॉर्डर के आसपास लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के टेकरी बॉर्डर पर। टेकरी बॉर्डर से आपको सुरक्षा व्यवस्था के तहत ताज़ा तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के टेकरी बॉर्डर पर जो जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के जिस तरीके से दिल्ली की तमाम सीमाओं को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ऐसे में यहाँ पर जो जवान हैं वो पूरी तरीके से किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के पूरी तरीके से तैनात हैं और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बॉर्डर को पूरी तरीके से ना केवल सील कर दिया गया बल्कि कई लेयर में सुरक्षा जो है वो घेरा जो है वो बनाया गया है। एक तरफ जहाँ जवान हैं, आरएएफ के जवान हैं, तो दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो है सीआरपीएफ के जवान भी तैनात हैं। और इसके अलावा ये जो बॉर्डर है उसको अब पूरी तरीके से सीमेंटेड से पक्का कर दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इसके अलावा तो आप देख सकते हैं अस्थायी बंकर भी वहाँ पर बना दिया गया है। और इसके अलावा दूर तस्वीर अगर आप देखेंगे तो जो जवानों यहाँ पे छत पर, इमारत की छत पर ही अस्थाई टेंट भी लगा दिया गया और वहाँ से भी स्थिति का जो है पूरा नियंत्रण रखने के लिए हर तरीके से जो उपकरण है वो जवानों के हाथ में है। और पूरी तरीके से जब अगर कल अभी कभी भी अगर किसान जो है दिल्ली आते हैं तो उस समय जो भी हालात हो उससे नियंत्रण पाने के लिए जो जवान है पूरी तरीके से यहाँ तैनात है और तमाम उपकरणों के साथ, चाहे वो आंसू गैस के गोले हों या फिर अन्य उपकरण हो, तमाम उपकरणों के साथ यहाँ पर जो टेकरी बॉर्डर पर जो जवान हैं वो तैनात हैं। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक और जहाँ किसानों का दिल्ली कूच तो वहीं तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो एजेंसियां हैं उन्होंने यहाँ की पूरी जो बागडोर है अपने हाथों में ले ली है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। किसान आंदोलन को देखते हुए टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अजीत कुमार। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर के दिल्ली में किसी भी तरीके की कोई सेंधमारी ना हो सके, कोई अप्रिय घटना ना हो सके, इसको लेकर के दिल्ली की तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली की सीमाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बात अगर टिकरी बॉर्डर की करें तो मैं इस वक्त टिकरी बॉर्डर के मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर बॉर्डर है और उसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। ऐसे में
मेट्रो स्टेशन पर भी सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के गेट पर ही सुरक्षा एजेंसियां तैनात की गई है। इसके अलावा मेट्रो परिसर के अंदर भी जो अलग से जो एजेंसियां हैं वो तैनात की गई है। साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया है, उसके मद्देनज़र पिछली बार की तरह कोई स्थिति इस बार ना हो, उससे पहले ही सुरक्षा एजेंसियां ना केवल अलर्ट मोड पर है बल्कि एक्टिव भी दिखाई दे रही हैं और नियंत्रण को अपने कब्जे में ले रखे और हर हालात से निपटने की तैयारियों में भी अभी से ही जुटी हुई है। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। दिल्ली में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने विधायकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। क्या कुछ रहा बैठक में, इस खास बता रहे हमारे संवाददाता सादिक खान। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज दिल्ली स्थित अपने आवास पर पार्टी के एक विधायक के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। ये बैठक राज्यसभा चुनाव को लेकर भी अहम मानी जा रही है। वहीं बैठक के बाद जयंत चौधरी का कहना है कि पार्टी के सभी विधायक आरएलडी पार्टी के स्टैंड के साथ खड़े हैं। साथ ही जयंत चौधरी ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि देश की कोई भी समस्या का समाधान बातचीत से हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 8 बार राज्यसभा प्रत्याशी घोषित किया है, उसके बाद माना जा रहा है कि अब रालोद भी एनडीए के पक्ष में वोट करने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ सादिक खान, इंडिया वॉइस, दिल्ली। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन, बता रहे हैं हमारे संवाददाता नितिन चौधरी। दिल्ली में जारी हंगामे के बीच आज भाजपा विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ सदन में हंगामा किया है। जिस तरीके से लगातार संदेश खाली को लेकर जो ममता बनर्जी ने बयान दिया था, उस बयान को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन के अंदर जाके और सदन के बाहर आके ये हंगामा किया था। लगातार उसी को देखते हो जिस तरीके से हंगामा चल रहा था, लेकिन उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि हंगामा काफ़ी तेज था। जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने यह हंगामा किया था, अपनी मांगों को लेकर भाजपा विधायकों ने जमकर हंगामा किया और विरोध में सदन से वर्कआउट किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा में भाजपा के चीफ व्हिप मनोज तिग्गा ने सदन में भाजपा विधायकों के नेतृत्व किया है। स्पीकर विमान ने भाजपा विधायकों को सदन में मर्यादा बनाए रखने की अपील की है, लेकिन भाजपा विधायकों ने हंगामा जारी रखा था। संदेश खाली के मुद्दे पर सदन में हंगामा के आरोप में भाजपा के 4 विधायक सदन से निलंबित भी हो चुके हैं। सदन से निलंबित भाजपा विधायक सुभदेश अधिकारी ने कहा है कि हमें निलंबन के खिलाफ 1 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया है। संदेश खाली में जो हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए ममता बनर्जी ने मुझे और 4 अन्य विधायकों को विधानसभा से निलंबित करा दिया है। हम धारा 144 का पालन करते हुए संदेश खाली जी जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि संदेश खाली में स्थानीय लोगों को टीएमसी नेता द्वारा अत्याचार किया जा रहा है। इस मुद्दे पर भाजपा संदेश खाली में विरोध प्रदर्शन कर रही है। संदेश खाली में भाजपा और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है, जिसमें पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजमुमदार घायल हो गए थे। इस तरीके से संदेश खाली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने हंगामा किया था, तो उसके बीच ममता से जो बयान दिया था उस पर अड़े रहे हैं, लेकिन उसके बाद लगातार ये हंगामा जारी रहा था। जिस तरीके से 4 विधायक को निलंबित किया है, तो उस पर जो उनका कहना था कि आखिरकार इस तरीके के मुद्दों को हम उठा रहे हैं, आखिरकार ममता बनर्जी उन मुद्दों पर बात करने के लिए क्यों तैयार नहीं हो रही है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड में बीजेपी के वरिष्ठ नेता महेंद्र भट्ट ने नामांकन भर दिया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। आज विधानसभा में राज्यसभा संसद के नामांकन हुए और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आज अपना नामांकन भरा। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम सहित कैबिनेट मंत्री और भाजपा के विधायक मौजूद रहे। इस वक्त इन भाजपा विधायकों में और साथ साथ जो भाजपा के नेता हैं उनमें महेंद्र भट्ट को लेकर उत्साह नजर आया और उन्होंने विश्वास जताया है कि वो उत्तराखंड के लिए विकास कार्य जरूर करेंगे राज्यसभा संसद बनने के बाद। लेकिन इसके एक राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। ये माना जा रहा है कि संतुलन बनाने के लिए, क्षेत्रीय और जातीय को संतुलन बनाने के लिए महेंद्र भट्ट को राज्यसभा संसद की जो सीट है वो दी गई है। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा संसद कल्पना सैनी ओबीसी वर्ग से आती है, तो दूसरे राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की बात करूं तो वो वैश्य समाज से आते हैं, यानी कि व्यापारी वर्ग से। वहीं अगर मैं तीसरे यानी कि महेंद्र भट्ट राज्यसभा संसद की बात करूं तो वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। ऐसे में सभी तीनों वर्गों को जोड़कर जो लोकसभा चुनाव है उसमें जीत अर्जित करने की जो बात है वो की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो गढ़वाल क्षेत्र से
महेंद्र भट्ट आते हैं। ऐसे में 3 लोकसभा सीटें इसमें पड़ती हैं, हरिद्वार और पौड़ी और साथ साथ पौड़ी गढ़वाल। तो इन तीनों सीटों में ये माना जा रहा है कि इसका प्रभाव महेंद्र भट्ट के द्वारा पड़ेगा। तो ऐसे में देखना होगा कि महेंद्र भट्ट जब गद्दी में आएंगे तो आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या नतीजा आएगा या फिर इससे कितना फायदा भाजपा को पहुंचेगा। कैमरा निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। चारधाम यात्रा की तिथियां सामने आ गई है, जिसके बाद जो सरकार है वो भी तैयारियों में जुट चुकी है। पहले रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु चारधाम की यात्रा को पूरा किया था, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जाएगा और इसके लिए जो सरकार है वो व्यवस्थाएं बना रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है, जिस तरह से बद्रीनाथ के जो कपाट खुलने की जो तिथि आई है उसके पहले से ही जो सरकार है वो अब इसमें तैयारी करने में शुरू हो गई है। जो सड़क निर्माण के साथ साथ जो व्यवस्था है मूलभूत, उसे इस बार फिर और तरह से दुरुस्त किया जाएगा। वहीं लोगों को पर्यावरण के लिए भी जागरूक किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं चारधाम यात्रा के लिए जिस तरह से डेट आई है, सरकार भी तैयार है और व्यवस्थाओं में जुट गई है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ में तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मणि त्रिपाठी। प्रदेश मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर पे है। आज सुबह उन्होंने जो है बाबा गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन, पूजा अर्चना किया। उसके बाद जनता दर्शन लगाया। जनता दर्शन में लगभग 400 से ऊपर फरियादी आए। एक एक करके सभी फरियादियों को उन्होंने फरियाद सुनी। उसके बाद मेडिकल कॉलेज पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने 60 करोड़ से ऊपर के परियोजनाओं का लोकार्पण किया। साथ ही 50 यूजी सीटों का भी लोकार्पण किया। साथ ही लगभग 72 लाख रुपए विद्युत बचत का भी मंच से उन्होंने ऐलान किया मेडिकल कॉलेज के लिए। उसके बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान किया। तब तक के लिए आप बने रहें। गोरखपुर से अवनीश मणि के साथ, इंडिया वॉइस। लोकसभा से पहले राज्यसभा के चुनाव के लिए नामांकन किए जा रहे हैं और बीजेपी ने अपने 8वें प्रत्याशियों को उतार दिया है। कौन है वो 8वां उम्मीदवार, बता रहे हैं हमारे संवाददाता कृष्ण मिश्रा। 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 उम्मीदवारों के नामांकन कल कराए थे। 8वें उम्मीदवार के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने आज संजय सेठ का नामांकन कराया। आपको बता दें कि संजय सेठ 2019 में समाजवादी पार्टी छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। समाजवादी पार्टी के भीतर आपसी कलह को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 8वें उम्मीदवार के तौर पर संजय सेठ का नामांकन कराया है। अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी के पास एनडीए में कुल टोटल विधायकों की संख्या 289 है। संजय सेठ को राज्यसभा भेजने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 7 और वोट की जरूरत पड़ेगी। देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से 7 और वोटों का इंतजाम करती है। आपको बता दें कि 27 फरवरी को जो है राज्यसभा का चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति के आधार पर 7 और वोट का इंतजाम करके संजय सेठ को राज्यसभा भेजेगी। वहीं पर अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के जो तीसरे उम्मीदवार हैं रामजी लाल सुमन, उनकी सीटें फंसती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के जो भीतर आपसी कलह चल रहा है, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाया जा रहा है कि पल्लवी पटेल भी समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी वोट कर सकती हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन राहुल पाठक के साथ कृष्णा मोहन मिश्रा, इंडिया वॉइस। लखनऊ में सपा को झटका देकर इंडिया अलायंस में जुड़ी हैं पल्लवी पटेल। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रमन मिश्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर रही है। अखिलेश यादव के बाद में उनके एक और सहयोगी दल अपना दल कमेरावादी ने भी ऐलान कर दिया है कि वह भी न्याय यात्रा का हिस्सा बनेंगे। पत्र में अपना दल कमेरावादी की तरफ से पत्र जारी कर ऐलान किया गया है कि उनके विधायक पल्लवी पटेल की अगुवाई में उनके कार्यकर्ता 18 फरवरी को अदावा प्रयागराज में न्याय यात्रा का स्वागत करेंगे। इसके साथ ही पत्र में ये भी कार्यकर्ताओं से और नेताओं से गुहार लगाई गई है कि प्रयागराज, जमुना पार, गंगा पार, प्रतापगढ़, कौशाम्बी और आसपास जिले के जितने भी पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस यात्रा का हिस्सा बने। कैमरामैन रमाशंकर यादव के साथ मैं रमन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राहुल गांधी की न्याय यात्रा कल चंदौली पहुंचेगी। यात्रा को लेकर कैसी चल रही हैं तैयारियां, बता रहे हैं हमारे संवाददाता पवन पांडे।
राहुल गांधी कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर के नौबतपुर, चंदौली के नौबतपुर में ये प्रवेश करेंगे, यानी कि यूपी में प्रवेश करेंगे। उसके साथ ही साथ सैदराजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज, यहाँ पर जो आप हमारे पीछे की तरफ विजुअल्स में देख रहे हैं, यहाँ पे तैयारियां जोरों से चल रही हैं। ये सैदराजा स्थित नेशनल इंटर कॉलेज है। यहाँ पे अपने लाखों समर्थकों को वो संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं काफ़ी उत्साहित हैं, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, जो कि वो अपने नेता को अपने बीच में पाएंगे। आपको बता दें कि यात्रा यहाँ से राहुल गांधी संबोधन करने के बाद यहाँ से वह पड़ाव स्थित अवधूत भगवान राम आश्रम वहाँ पे पहुँचेंगे और रात्रि विश्राम करेंगे और उसके साथ ही साथ वो सुबह में वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। आपको बता दें कि अभी से ही यहाँ पे तैयारियाँ जोरों से चल रही हैं। यहाँ पे अभी कुछ देर बाद ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी यहाँ पे पहुँचेंगे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। आपको बता दें कि इन जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इसको सियासी ताकत कितनी मिलेगी, इसको लेकर के लोग नज़र बनाए हुए हैं। हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर में ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, इससे कितना कांग्रेस पार्टी को लाभ पहुंचता है। पवन पांडे, इंडिया वॉइस, चंदौली। प्रयागराज में न्याय यात्रा से पहले लगा राहुल गांधी का पोस्टर। क्या है पोस्टर में, बता रहे हैं हमारे संवाददाता शोएब रिजवी। 18 तारीख को आने वाली राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर के इलाहाबाद में उत्साह का माहौल है। ख़ास तौर से जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने एक होर्डिंग लगाई है जो चर्चा का विषय बनी, जिसमें हिम्मत वाला, दिल वाला, इस तरह के जो संबोधन से उनकी यात्रा का स्वागत किया गया है। जिगर वाला भी उन्हें कहा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है प्रयागराज में उत्साहित है न्याय यात्रा को लेकर के, उनकी तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा उनकी होर्डिंग को लेकर हो रहा है जो कांग्रेस के नेता हसीब अहमद उनके द्वारा लगाई गई है और उसमें इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जिसमें जिगर वाला, हिम्मत वाला, इस तरह की भाषा से राहुल गांधी की तारीफ़ की गई है। तो आने वाले दिनों में जिस तरह से न्याय यात्रा आ रही है, न सिर्फ राजनीतिक रूप से तेज़ी पकड़ी गया, बल्कि ये कहा जा सकता है कि आने वाला जो 2024 का चुनाव है वो इस तरह के दिलचस्प होर्डिंग और पोस्टर और भी देखने को मिलेंगे। खासतौर से कांग्रेस ने जिस तरह के होर्डिंग और पोस्टर लगाए, उम्मीद की जा रही है कि जल्दी इसका जवाब दूसरी राजनीतिक दल के पोस्टर के जरिए देखा जा सकेगा, क्योंकि प्रयागराज में इस तरह के होर्डिंग और पोस्टर वार इससे पहले भी हो चुके हैं। शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। लखनऊ में यूपी एसटीएफ को मिली एक बड़ी सफलता। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ। एसटीएफ ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असलहों की तस्करी करने वाले एक युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसके पास से अवैध असलहों का जखीरा बरामद हुआ है। वहीं उसका एक साथी भागने में कामयाब भी हो गया। आपको बता दें कि यूपी एसटीएफ को लगातार सूचना मिल रही थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असलहों की तस्करी करने वालों का गैंग पूरी तरह से सक्रिय है। जब एसटीएफ ने इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई और पड़ताल की तो एसटीएफ को यह पता चला कि सहारनपुर का रहने वाला विनय त्यागी अपने साथी रक्षित त्यागी के साथ असलहों की डीलिंग कर रहा है। इसी सूचना पर एसटीएफ ने मेरठ जिले में छापेमारी किया। इस छापेमारी के दौरान सहारनपुर जिले के रहने वाले विनय त्यागी को एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि असलहों की डिलीवरी लेने वाले रक्षित त्यागी भाग निकला। विनय त्यागी के पास से 10 अवैध असलहे, साथ ही साथ भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने विनय त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हालांकि यूपी एसटीएफ ने जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह कार्रवाई करते हुए असलहों का जखीरा बरामद किया है, इससे कहीं न कहीं एसटीएफ की विश्वसनीयता भी बढ़ी है। कैमरा पर्सन रमाशंकर यादव के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। बिजनौर में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी बस में मारी जोरदार टक्कर। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जहीर अहमद। बिजनौर के मंडावर थाना क्षेत्र के चंदक रोड पर आज सुबह उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब एक स्कूली बस और तेज़ रफ्तार ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे में बस में सवार लगभग 20 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए।
हादसे के बाद बस में चीख पुकार मच गई। चीख पुकार सुनकर आसपास के काफ़ी लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल बच्चों को बस से निकाला और एम्बुलेंस में अन्य वाहनों से अस्पताल पहुंचाया, जहां से 5 बच्चों की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया। घटना की सूचना के बाद जिले के डीएम अंकित अग्रवाल, एसपी नीरज कुमार जादौन, अन्य अफसरों के साथ वे पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और बच्चों का हालचाल जाना। साथ ही अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों से उन्होंने बेहतर इलाज के लिए कहा। साथ ही डीएम अंकित अग्रवाल ने इस बाबत बयान देते हुए बताया कि अगर इस हादसे में किसी भी स्कूल की लापरवाही पाई जाती है या कोई अन्य लापरवाही पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की उन्होंने बात कही और इस पूरे मामले की मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश भी दे दिए। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वाइस। मथुरा में चढ़ंत शुरू होने से पहले दूल्हे को लगी गोली। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। चढ़त से पहले ही दूल्हे को कुछ अज्ञात बदमाशों ने आकर गोली मार दी, जिससे दूल्हे के जांघ में गोली लगी है और दूल्हे को अस्पताल में भिजवाया है। अस्पताल में दूल्हे को भर्ती कराया है। बारात अलीगढ़ से नौझील आई थी। बुधवार की रात को बारात की चढ़त होने वाली थी। इससे पहले ही कुछ हमलावर बदमाश बाइक से आए और उन्होंने दूल्हे को गोली मार दी, जो दूल्हे के गोली पैर में लगी और दूल्हे को नौझील के सीएससी में तत्काल भर्ती कराया गया। उसके बाद सीएससी से दूल्हे को जिला अस्पताल मथुरा रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में दूल्हे का लगातार इलाज चल रहा है, लेकिन बारात जो है नहीं चढ़ पाई है। ये मामला जो है नौझील का है और नौझील में इस वारदात को कुछ बदमाशों ने अंजाम दिया है। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई है। जल्दी पुलिस की इसका खुलासा करेगी। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। अलीगढ़ में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मोहम्मद शाहनवाज। को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई और पथराव हो गया, जिसका लाइव वीडियो सामने आया है। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना डेलीगेट इलाके के नगला मेहताब का है, जहां रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया और विवाद ने तूल पकड़ लिया। इसी दौरान दोनों ही पक्ष आमने सामने आ गए, जिसके उपरांत दोनों पक्षों ने मारपीट करते हुए एक दूसरे पर जमकर पथराव कर दिया। पथराव का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर सूचना मिलते ही क्षेत्र अधिकारी और मौके पर क्षेत्रीय पुलिस पहुंच गई, जिसके उपरांत पुलिस ने तत्काल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। तो वहीं घायल के परिजनों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया है कि रास्ते को लेकर विवाद हुआ था। उनके द्वारा एक ट्रैक्टर में ईंट भरकर लाई जा रही थी, जिसके उपरांत दबंगों ने ट्रैक्टर को जाने से रोका और इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया, जिसके उपरांत आरोप है कि दबंगों ने उन पर मारपीट करते हुए पथराव कर दिया, जिसके चलते उसकी ओर से महिला समेत 2 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। पथराव के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही क्षेत्रीय पुलिस आला अधिकारी मय पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। इधर पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी और पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित कर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से मोहम्मद शाहनवाज, इंडिया वॉइस। मैनपुरी में दबंगों की दबंगाई देखने को मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मुकेश कुमार। मैनपुरी में भूमाफियाओं द्वारा 40 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया। पीड़ित परिवारों ने तहसील करहल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन करते हुए बताया कि उनके द्वारा कई बार जिलाधिकारी से शिकायत भी दर्ज कराई गई है, लेकिन वहां के जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वहां निर्माण कार्य कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं और निर्माणाधीन कुछ इमारतें भी वहां पर खड़ी कर ली हैं, मगर अभी तक ग्रामीणों को इस चीज़ का न्याय नहीं मिला है। उन्होंने एसडीएम जो राजीव द्विवेदी जी उनके पास न्याय की गुहार लगाई है। विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तो जो भूमाफिया है, जिस तरीके से उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया गया है, उसकी पैमाइश करा दी जाए। पैमाइश कराए जाने की मांग करते हुए उन्होंने कहा है कि एक बार पैमाइश हो जाएगी तो उनकी ज़मीन खुद ब खुद निकल कर कब्जा मुक्त हो जाएगी। फिलहाल एसडीएम ने आश्वासन दिया है कि आपकी ज़मीन की पैमाइश कराई जाएगी। राजस्व टीम गठित करके इसकी कार्रवाई कराए जाने की बात कही है। तो वहीं पीड़ितों को आश्वासन भी दिया गया है कि उनकी जल्द से जल्द जो ज़मीन है, जो सर्किट हाउस के सामने ज़मीन पड़ी है, उसको जो कब्जा कर रखा है उसको मुक्त कराया जाएगा और उनको न्याय दिलाए जाने की बात कही गई है। इंडिया वॉइस के लिए मैं
फिलहाल के लिए रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।